Hello learners, welcome to IES Marathon, your friend again with a new lesson. And in this lesson हम डिस्कस करेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, सो सेशन किस तरीके से कौन ऑर्गेनाइज करता है, समन कौन करता है, प्रोडक्ट किस तरीके से किए जाते हैं, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. राइट, सो द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम समन करते हैं हाउस को, पार्लियामेंट के. याद रखना, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ओके, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो सेशंस के बीच में? मैक्सिमम 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. यानी कि एक साल में एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए, है ना. अब 3 सेशन होते हैं इन जनरली. हम बात करते हैं बजट सेशन, मानसून सेशन एंड द विंटर सेशन. राइट, क्या यहाँ पर देख लीजिए आप. तो अ सेशन क्या है बेसिकली? ये एक पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन. यानी कि जब लोकसभा के केस में अगर इसको डिसोल्व कर दिया जाता है तो प्रोरोग से लेकर के इसकी फर्स्ट सिटिंग तक, इसके बीच के टाइम को बोलते हैं समनिंग सेशन. ओके, सो एक सेशन के बीच में द हाउस मीट्स एवरी डे टू ट्रांजेक्ट बिजनेसेस. ओके, और प्रोरोगेशन से लेकर के रीअसेंबली तक, यानी कि जो नया सेशन आएगा उसके बीच का टाइम को बोलते हैं रिसेस. ओके, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बोलते हैं ना. एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा, देखिए पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, अब उसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें दो सिटिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं मेजरली होती है. एक तो मॉर्निंग सिटिंग एंड पोस्ट लंच सिटिंग. राइट, 2 to 6 होती है और ये 11 to 1. तो इस सिटिंग में अगर पार्लियामेंट में इस टाइम पे कोई एडजर्नमेंट ले आते हैं या फिर एडजर्नमेंट सिन डाई हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है अभी बताऊंगा आपको. तो इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा के केस में. एंड एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, जो कि हो सकता है आवर्स, डे और वीक्स. एडजर्नमेंट सिंडाई का मतलब होता है इसके अंदर इनडेफिनेट पीरियड के लिए हाउस की सिटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है. इसका मतलब डिसोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है गाइस. एडजर्नमेंट यानी कि टर्मिनेट कर दिया. सिंडाई का मतलब जब भी लगता है तो वो इनडेफिनेट पीरियड का होता है. स्पीकर बताते नहीं है कि अब अगला जो आपका सिटिंग है वो कब होगी. राइट, बट एडजर्नमेंट में होता है कि स्पेसिफिक टाइम होता है कि कब दूसरी सिटिंग में आपको आना है. प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन इज द नेक्स्ट टर्म. इसका मतलब है, देखो प्रोरोगेशन का मतलब है स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, सबसे पहली बात आप ये समझो, चेयरमैन और जो हम स्पीकर होते हैं वो हाउस को एडजर्न कर देता है सिंडाई, है ना. तो अभी इसका मतलब ये है कि सेशन का जो बिजनेस था जिसके लिए सेशन आना था, जैसे विंटर सेशन, बजट सेशन, तो अगर वो कंप्लीट हो गया तो कुछ दिनों के अंदर ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं हाउस को प्रोरोग करने के लिए, जो सेशन है उसको प्रोरोग करने के लिए. हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. प्रेसिडेंट मतलब जब हाउस सेशन में होता है तब उसके बीच में भी प्रोरोग कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. प्रोरोगेशन अगर कभी भी ये टर्म सामने आए तो समझना कि हाउस की सिटिंग्स को, उसके बिजनेस को बस टर्मिनेट कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं हम, ना कि उसको डिसॉल्व कर रहे हैं. बात करते हैं डिसोल्यूशन की. डिसोल्यूशन समझते हैं आपको सब इसमें समझ में आ जाएगा. देखो, राज्यसभा कभी डिसॉल्व हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि परमानेंट हाउस है वो. सो सिर्फ लोकसभा ही ऐसा हाउस है जिसको डिसॉल्व किया जा सकता है. अब प्रोरोगेशन की तरह नहीं, बल्कि डिसोल्यूशन जो है वो पूरे हाउस की लाइफ को ही ख़त्म कर देता है. इन द सेंस कि अब सेशन, अगर आपका हाउस 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, यानी कि उसके मेंबर 5 साल के लिए आए हैं, तो अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो साल मतलब टर्म के किसी भी टाइम में हाउस को ख़त्म किया जाता है. फिर उसके री इलेक्शन होते हैं. ठीक है, न्यू हाउस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद जनरल इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं. सो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा मीन्स हाउस खत्म, आपकी सबकी मेंबरशिप खत्म फॉर द पर्टिकुलर हाउस फॉर द पर्टिकुलर टर्म. राइट, अब आपको दोबारा से इलेक्शन लड़के फाइट करके आने पड़ेंगे. अब दो तरीके से हो सकता है. पहला, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द टाइम जो 5 साल है. सेकंड, प्रेसिडेंट डिसाइड कर ले कि हाउस को डिसोल्व करना है ना. देखो, इंपॉर्टेंट बात ये ना कि डिसोल्यूशन इररिवोकेबल है. एक बार डिसोल्व कर दी तो उसको वापस से डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता. जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी ना, याद रखना, जितने भी बिजनेस जैसे कि बिल, मोशन, रेजोल्यूशंस, ये सब अगर पिटिशंस, ये सब अगर पेंडिंग है ना तो वो लैप्स हो जाते हैं. अभी इसको और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, वो ये है कि अगर कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस के पास अगर कोई पेंडिंग अश्योरेंसेज है तब वो वाले बिल पास हो सकते हैं, मतलब लैप्स नहीं होते वो, है ना. अब देखो कौन कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं डिसोल्यूशन की कंडीशन में. याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी तक मैंने
कितनी चीज़ें आपको हाईलाइट कराई होंगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर तो वो लैप्स कर जाएगा, है ना, या तो वो ओरिजिनेट हुआ होगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा से पास होकर के आया होगा, लेकिन फिर भी ये बिल लैप्स हो जाएगा। सेकंड, अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, तो ये भी लैप्स हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा में पड़ा हुआ है ना, लैप्स, तो ये भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, अ बिल नॉट पास बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। देखो, जॉइंट सिटिंग की बात कही, लेकिन जॉइंट सिटिंग होती नहीं है ना, और लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, तब जो है बिल आपका लैप्स हो जाएगा। नहीं होगा, इस कंडीशन में बिल आपका लैप्स नहीं होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर बिल को दोनों हाउस ने पास नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया कि जॉइंट सिटिंग होगी, है ना, लेकिन डिसोल्यूशन के पैसे पहले, तो बेसिकली बिल लैप्स नहीं होगा, याद रखना। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ ये है कि अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसका मतलब ये हो ना कि राज्यसभा में बिल आया होगा, है ना, तो राज्यसभा में डिस्कस करके उसको पेंडिंग रखा, मतलब वहाँ पे भी वोटिंग होनी है, तो वो बिल वापस से लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा सकती हैं इन द नेक्स्ट टर्म। तो अब बिल पास बाय द बोथ द हाउसेस एंड प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा, है ना। सिक्स्थ है, अ बिल पास बाय द बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस, तो ये भी नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, तब भी ये बिल लैप्स नहीं होगा। कोरम क्या होता है, कोरम समझ लो, देखो 1/10 ऑफ द मेंबर, यानी कि इस देखो कोरम का बेसिक मीनिंग है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए हाउस में, ताकि बिजनेस आगे बढ़ाया जा सके, राइट, और प्रोसीडिंग्स हो सके, जो भी आपका हाउस है, राइट। और इंडिया में प्रोविजन है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ईच हाउस, राइट, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि उनको अलग कर दिया, नहीं। इसका मतलब यह है कि 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए लोकसभा में और 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए राज्यसभा में, ताकि बिजनेस रन किया जा सके, कंडक्ट किया जा सके। अगर कोरम नहीं है, मिनिमम मेंबर्स नहीं आते हैं, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे और सस्पेंड कर दे जब तक कोरम नहीं मिलता पूरा। अब वोटिंग किस तरीके से होती है, देखो, या तो सेपरेटली होते हैं, आइदर हाउसेस के अपनी अपनी वोटिंग प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट, जॉइंट सिटिंग होती है ना, इसमें मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोट करते हैं उनकी और जो मेजोरिटी ऑफ द वोट पाता है वो जीतता है ना। इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर पार्टिसिपेट नहीं करते, इन सब कब करते हैं वो, ओनली इन द केस ऑफ टाई, टाई हो जाता है तो उनका कास्टिंग वोट होता है। तो सिर्फ कुछ ही मेथड्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ, अमेंडमेंट करना हो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करना हो पार्लियामेंट से, एंड सो ये स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग होना ही चाहिए उस टाइम पे, राइट। सो यहाँ पर ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के होते हैं वो वोट नहीं करते हैं, बट वो कास्टिंग वोट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। इनकेस होता है इक्वालिटी, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके लिए स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है, फिर उसको इंट्रोड्यूस करके उस पर डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन होने के बाद क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये सब होने के बाद स्पीकर उसको रखते हैं ताकि वो बिल को पास किया जाए या ना किया जाए। तो वो इनवाइट करते हैं लोगों को, मोशन रखते हैं कि आई आई यानी येस, एंड दोज हु सेज और दोज हु अगेंस्ट द मोशन से नोज, है ना। तो स्पीकर ये बेसिकली वॉइस वोट के टाइम पे होता है। उसके अलावा फिर स्पीकर बोलते हैं आई थिंक द आइज हैव इट, और वो बिल पास हो जाता है, और इन द केस ऑफ नोज सेम थिंग, ओके। तीसरी बात हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी ने चैलेंज कर दिया ये स्पीकर के ओपिनियन को, नहीं आइज नहीं है नोज है ना, तो मतलब चैलेंज कर सकते हैं ना। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली लॉबी को क्लियर कर देंगे और इस पर फिर आगे बातचीत होगी। 3 मिनट एंड 30 सेकेंड्स के बाद, इतना कोई नहीं पूछता गाइस, मैं पहले बता दूं, लैप्स हो जाने के बाद इसको दोबारा बेसिकली क्वेश्चन के लिए रखा जाता है ना। फिर उसको हम देखते हैं कि ये आइज और नोज है कि नहीं है ना, उनके ओपिनियन में। अगर फिर भी इसको वापस से चैलेंज किया जाए, फिर उसके बाद एक ही चारा बचता है, और वो है या तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर आते हैं मशीन्स जिसमें आई और नोज होते हैं,
स्लिप्स होती है उसके अंदर इन द हाउस और बाय द मेंबर गोइंग इनटू द लॉबीज। अगर स्पीकर के ओपिनियन में लगता है कि डिवीजन अननेसेसरीली क्लेम किया गया, डिवीजन का मतलब यही वोट, यानी कि हम नहीं चाह रहे कि वॉइस वोट से पास हो, तो उसी वक्त अपोजिशन के लीडर्स या फिर कोई भी जो है जो अगेंस्ट में है वो बोलते हैं डिवीजन चाहिए हमें, तो डिवीजन करता है इस टाइम पे। और अगर उनको लगता है कि अननेसेसरी है तो स्पीकर बोलता है कि जिन्होंने आए बोला है वो अपने प्लेसेस पे खड़े हो जाएं, हम उसका काउंट कर लेंगे, जिन्होंने नो बोला है उनका भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश जो आपके वो बिजनेस लैंग्वेज है, इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। कि मेंबर्स को टोटली अलाउ है कि वो अपनी मदर टंग में बात कर सकें। जैसे ओथ के टाइम पे आपने देखा होगा कोई उर्दू में ले रहा है, कोई संस्कृत में बोलता है, कोई हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में करते हैं, तो ये सब उनको अलाउ है। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के 15 साल तक फ्लोर लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश, है ना। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में भी ये बात कही गई थी 1963 में कि इंग्लिश जो है कंटिन्यू रहेगी अलॉन्ग विद द हिंदी। देखो अब मिनिस्टर्स के क्या राइट्स हैं और अटॉर्नी जनरल क्या होता है, कौन है और इनके क्या राइट्स हैं। देखो मतलब जो मेंबर्स ऑफ द हाउस है उनके अलावा हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, है ना, को ये राइट है कि वो जा कर के पार्टिसिपेट करे प्रोसीडिंग्स में और बोल भी सके वहाँ पे जा कर के, ठीक है। और जब भी कोई जॉइंट सिटिंग होगी इन बोथ द हाउसेज एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर विदाउट बीइंग इंटाइटल्ड टू वोट, इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर जो होते हैं वो दोनों हाउसेज में कहीं पर भी जा कर के बैठ सकते हैं, प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर जिस हाउस के वो मेंबर नहीं है वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते बस, राइट, बहुत सिंपल। अब एक यहाँ पर फनी सी टर्म है लैम डक सेशन। इसका मतलब क्या है? देखो ये बेसिकली इट रिफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा, जहाँ पर सबको पता होता है कि कौन चुन करके आ रहा है और कौन चुन करके नहीं आ रहा है। तो नई लोकसभा आने के बाद उसमें जो एग्जिस्टिंग मेंबर है ना पुरानी लोकसभा में, अगर वो वापस से री इलेक्ट नहीं होते तो उस वाली न्यू लोकसभा को बोलते हैं लैम डक सेशन। अब देखते हैं कि डिवाइसेस क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के। पहला आता है कि द फर्स्ट आवर जो है आपके पार्लियामेंट में, सॉरी, फर्स्ट आवर होता है आपका क्वेश्चन आवर, जहाँ पर मेंबर्स जो हैं क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर्स से, मिनिस्टर उसको आंसर देते हैं, है ना। अब 3 तरीके के क्वेश्चन है। स्टार्ट क्वेश्चन जिसके जिसके अंदर ओरल आंसर देना ज़रूरी होता है एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलो। ये स्टैट क्वेश्चन है। अनस्टैट क्वेश्चन होते हैं, ये रिटर्न आंसर देते हैं, यानी कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें नोटिस देते हैं, 10 दिन का टाइम देते हैं ताकि फिर उनका आंसर ओरली दिया जाता है। अब इसके अलावा यही बात नहीं है कि प्राइवेट मेंबर जो होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स से। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की, वो है ज़ीरो आवर। ज़ीरो आवर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, ताकि वो उन मैटर्स को उठा सके जो उसके लिए प्रायर नोटिस नहीं लगता, है ना। ज़ीरो आवर्स स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड इसका जो बेसिकली ये कब तक रहता है? ये पूरे टाइम रहता है जब तक कि बेसिकली क्वेश्चन आवर के बाद ये जब तक रहता है जब तक हाउस का एजेंडा पूरा नहीं होता, यानी कि रेगुलर बिजनेस जो है हाउस का वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो आवर इज एक्चुअली द टाइम गैप इन बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा, इसको ज़ीरो आवर बोलते हैं। ये इंडियन इनोवेशन है, 1962 से स्टार्ट हुई है। मोशंस, मोशंस क्या होते हैं? देखो कोई भी डिस्कशन है जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, तो वो उनका उन पर डिस्कशन नहीं हो सकते विदाउट मोशन, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं कि कौन कौन से मैटर्स पे किस तरीके से आप मोशंस को मूव कर सकते हैं, राइट। पहला आता है सब्सटेंटिव मोशन। ये एक सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके एग्जाम्पल से याद करो, इसको बड़ा इजी हो जाएगा। पहला, अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं तो वो सब उसके लिए सब्सटेंटिव मोशन पास होगा। या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके रिमूवल के रिलेटेड। देखो सब्सटीट्यूट मोशन कुछ भी नहीं है, आप खुद सोचो ना। सब्सटीट्यूट यानी कि कोई ने ओरिजिनल मोशन चलाया हो, उसके बाद उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्रपोजल्स मूव कराने के लिए इस वाले सब्सटीट्यूट मोशन को लाया जाता है। एंड इफ अडॉप्टेड बाय द हाउस इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन, ये भी बात है। नेक्स्ट आता है सब्सिडियरी मोशन। देखो इसके लिए बेसिकली ये कहेंगे कि अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसका सिर्फ ये है कि ये हाउस के डिसीजन को स्टेट नहीं कर सकता विदाउट रिफ्रेसिंग द
ओरिजिनल मोशन, यानी कि सब्सिडियरी है जो ओरिजिनल मोशन आता है उसके। 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला आता है आपका एंशिलरी मोशन। इसके अंदर ये इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि यूज्ड एज द रेगुलर वे ऑफ द प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस। सेकंड सुपरसीडिंग मोशन आता है। इट इज मूव्ड इन द कोर्स ऑफ अ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड द इशू। नेक्स्ट अमेंडमेंट, इट सीक्स टू मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ द सब्सिडियरी मोशन है। देखो क्लोजर मोशन क्या होता है, ये तब लाया जाता है जब किसी भी डिबेट को शॉर्ट किया जाए या उसको कम किया जाए, राइट। और लेंथ ऑफ द डिस्कशन को कम करने के लिए क्लोजर मोशन लेकर के आया जाता है। तो जैसे ही क्लोजर मोशन लाया जाता है, पास हो जाता है, तो डिबेट को वहीं रोक दिया जाता है और फिर जो बिल है उसको वोटिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो 4 तरीके के क्लोजर मोशंस होते हैं। पहला आता है आपका सिंपल क्लोजर, जिसमें इट इज़ वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड, और उसको अब वोट के लिए जाना चाहिए, यानी कि सफिशिएंटली डिस्कस हो गया वो। हालांकि ये वाला मोशन जो है वो मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जो पार्टी इन द हाउस है जो लीड कर रही है वही लाती है इस क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि बिल के क्लोजेस जो हैं और जो लैंडेड रेजोल्यूशंस हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। एंड फिर उनको द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट, ठीक है। तो पहले एक पार्ट को लेकर के आएगा, डिस्कशन करेंगे, उसको वोट करा करके पास करा लेंगे। फिर दूसरा पार्ट आएगा, उसको डिस्कशन करेंगे और वोट करा करके पास करा लेंगे, इस तरीके से। फिर आता है कंगारू क्लोजर। यस, इट्स कैंगारू क्लोजर। अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लोजेज आर टेकन अप फॉर द डिबेट, और वोटिंग हो सकता है उसके बाद। एंड इंटरवीनिंग क्लोजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज अ पास्ड। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पर भी बात करती है क्लोजर मोशन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्लोजर में आपको है, इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लोजेज ऑफ द बिल और रेजोल्यूशन ऑल्सो पुट टू द वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू द वांट ऑफ द टाइम। अगर टाइम की कमी है तो गिलोटिन क्लोजर लेकर कह सकते हैं। गिलोटिन आपको पता है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन याद आ रहा है कुछ। गिलोटिन इज अ मैकेनिज्म और एक टूल होता था जिसके थ्रू असासिनेशन किया जाता था। जो भी आपको याद होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है। अब आता है प्रिविलेज मोशन। देखो इसका नाम अलग है लेकिन इसका काम अलग है। नाम अलग और काम अलग। वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिविलेज मोशन इज, ये बात करता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय द मिनिस्टर। याद रखना, मिनिस्टर, या अगर किसी मेंबर ऑफ द हाउस को लगता है कि मिनिस्टर ने ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर दिया हाउस का, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आता है ना। तो ये इसका पर्पस ये होता है ताकि इस कंसर्न मिनिस्टर को ये चेतावनी दे। अब आता है बात कॉलिंग अटेंशन मोशन। सबसे सिंपल है, नाम में ही इसका मतलब है कि ये पार्लियामेंट में किसी कोई भी मेंबर ला सकता है, और ताकि जो मिनिस्टर है उसका अटेंशन ग्रैब कर सकें फॉर द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कभी कभी बात करते हैं, कोई अच्छी सी डिटेल डिस्कशन चल रही है, उसी बीच में कोई मेंबर आता है और कुछ अलग ही मुद्दा उठा करके बैठ जाता है, बिकॉज वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है और मिनिस्टर का जवाब उस पर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मोशन जो है सबसे इंटरेस्टिंग होता है अगर हम देखें तो, राइट। अब जीरो आवर की तरह ये भी इंडियन इनोवेशन है इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द 1954, ठीक है, 1954 से ये है। हावेवर जैसे कि हम बात करें जीरो आवर की, तो वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, देखो अडजर्नमेंट मोशन ना पार्लियामेंट का अटेंशन लेना चाह रही है फॉर द मतलब पार्लियामेंट का कोई हाउस का इन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि इस पर चर्चा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन द जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसलिए आता है। इसमें 500 मेंबर्स एडमिट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस बोलते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ सेंसर्स हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। अब इसीलिए ये इसमें टाइम बहुत जाता है, इसलिए राज्यसभा में इसको अलाउड नहीं करते हैं, परमिट नहीं है इसको, इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। और अजनमेंट मोशन पर डिस्कशन के लिए 2.5 आवर्स ही अलॉट होते हैं, इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता उस पर। तो अब आपको अजनमेंट मोशन अगर राइट मतलब मूव करना है तो उसका क्या राइट है बेसिकली, है ना। तो अब किसी ने मूव तो कर दिया लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो देखो। इट शुड बी अ मैटर
Basically it should raise a matter which is definite, actual, factual, urgent and of public importance. It is important. Next, it should not cover more than one matter. एक matter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना. And it should be restricted to a specific matter of recent occurrence and should not be framed in a general terms. ठीक है, तो specific रहना. So it should not raise question of privilege. Question of privilege का question नहीं होना चाहिए. It should not revive discussion on matter that has been discussed in the same session. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. It should not deal with any matter that is under adjudication by the court. And next आता है, it should not raise any question that can be raised on a distinct motion. ठीक है, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन सब बातों का ध्यान रख करके ही एडजमेंट मोशन को लाया जा सकता है और पास हो सकता है. नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. एंड इसका इंतजार सभी को रहता है, राइट. आर्टिकल 75 में मेंशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो. आर्टिकल 75 में क्या लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को. इसका मतलब ये है कि जब तक कॉन्फिडेंस है लोकसभा में तब तक ही मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठे हुए हैं, राइट, मिनिस्टर्स. तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, उनको रिमूव कर दिया जाता है. सो द मोशन नीड्स टू सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स. 50 मेंबर चाहिए ही चाहिए इसको एडमिट करने के लिए. अब बात करते हैं हम, तो अटल बिहारी के टाइम पे ये आया था कि 1999 में, तब इसको बेसिकली ये पास हो गया था और एक वोट से गवर्नमेंट हार गई थी उस टाइम पे, राइट. बात करते हैं कॉन्फिडेंस मोशन की. अभी हमने बात करी नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझो अच्छे से. अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया गया था, मैंने बताया था. अपोजिशन लेकर के आती है, दूसरे मेंबर्स लेकर के आते, ताकि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे कि अभी भी हम जो है कॉन्फिडेंस है हमारा हाउस में, हम स्टे करेंगे, अपना टर्म पूरा करेंगे. बट कॉन्फिडेंस मोशन अलग चीज़ है. ये एक न्यू प्रोसीजरल डिवाइस है जो हम करते कि हंग जो पार्लियामेंट होती है जिसमें एग्जैक्ट मेजोरिटी नहीं है किसी पार्टी के पास, तो वो कैसे रन करेगी गवर्नमेंट. शपथ भी ले ली, गवर्नमेंट रन भी कर रही है, तो कभी कभी तो गवर्नमेंट खुद ही कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है ताकि अपने हाउस में अपनी कॉन्फिडेंस को चेक कर सकें, है ना. और नहीं तो हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो वो बेसिकली चाहते हैं कि अब इन पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करें, तो वो इसको आगे लाते हैं. सो इफ़ द कॉन्फिडेंस मोशन इज नेगेटिव, इट रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ गवर्नमेंट. बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है ये. समझो, गवर्नमेंट खुद ही कोई कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ रही है और उसी में अगर हार जाए तो राइट. उसके बाद आती है सेंसर मोशन. सेंसर मोशन की हम बात करें, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट है. देखो, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन का यहाँ पर कंपैरिजन है, वो देखो. सबसे पहले सेंसर मोशन लाने के पीछे रीज़न होना चाहिए, है ना. लोकसभा में अडोप्ट करेंगे, इसके लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए. नेक्स्ट, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये सेंसर मोशन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली. नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है, मैं तो चाहता हूँ ये चीज़ आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन का यहाँ पर यूज़ करती हैं पार्टीज़ और फिर हार करके खुद ही बैठ जाती हैं, जैसे मोदी जी के टाइम पे हुआ, है ना. तो कितनी कितनी मतलब लेक ऑफ सेंसिबिलिटी मान सकते हैं, क्योंकि सेंसर मोशन अगर लेकर के आया जाएगा तो वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ला सकता है या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, है ना. तो अगर एक एक करके मिनिस्टर गिराने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लालच में आकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लेकर के आए जाते हैं अधिकतर और हारते हैं. सो इट इज़ मूव्ड फॉर सेंशरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन. लेकिन ये जो होता है वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है. नेक्स्ट, अगर ये पास हो जाता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑफिस से. हालांकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, राइट. देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है. अभी रिसेंटली मोशन ऑफ थैंक्स की हम बात सुन रहे थे इन द न्यूज़. तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया एड्रेस होता है. इसके अंदर प्रेसिडेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बताते हैं गवर्नमेंट के आने वाले ईयर्स में, राइट, किस तरीके से क्या अचीवमेंट्स रही और क्या क्या हम करने वाले हैं. सो दिस एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट विच कॉरस्पॉन्ड्स द स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन, उससे बेसिकली ड्राइव्ड है थोड़ा बहुत. एंड इसको फिर दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट में
डिस्कस किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। डिस्कशन के बाद मोशन को वोट के लिए रखा जाता है, फिर वोटिंग होती है, और इस मोशन ऑफ थैंक्स को पास होना होना ही चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है, नहीं तो गवर्नमेंट की डिफीट हो सकती है एंड गवर्नमेंट शुड बी हैड टू रिजाइन, राइट। अब बहुत ही एक अजीब सा मोशन आ रहा है, नो डे येट नेम्ड मोशन। इसकी कोई डेट नहीं होती, स्पीकर इसको एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन इसकी कोई डेट नहीं होती कब डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में जब बिजनेस को देखते हुए क्या कंडीशन है बिजनेस की, क्या स्टेट ऑफ बिजनेस है, और जो लीडर ऑफ द हाउस है उससे कंसल्टेशन करने के बाद, बिजनेस एडवाइजरी से रिकमेंडेशन लेने के बाद, इसको इससे रिलेटेड सब्जेक्ट को डेज अलॉट किए जाते हैं, या फिर कोई पार्ट ऑफ अ डे अलॉट किया जाएगा इस पर डिस्कशन के लिए। डायलेक्ट्रिक मोशन क्या होता है? अब आई एम श्योर आपने इसके बारे में सबसे कम सुना होगा अभी तक हमने जितने मोशन डिस्कस किए। तो ये मोशन बेसिकली लाया जाता है टू एडजर्न द डिबेट ऑफ अ बिल। कोई मोशन हो, रिजोल्यूशन हो, तो उस पर उसकी डिबेट को एडजर्न करने के लिए ये वाला मोशन लेकर के आया जाएगा, ताकि बिजनेस का जो प्रोग्रेस है वो डिले हो जाए थोड़ा सा अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, देखना इसमें क्या होगा, क्या होता है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। तो एक मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकता है जब उसको लगता है उसके उनके पर्सपेक्टिव से कि हाउस के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लाया जाता है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस होता है, अपोजिशन इसको मैक्सिमम टाइम यूज़ करते हैं, एंड ये सस्पेंड कर देती है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बिफोर द हाउस, एंड नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन की। ये क्या होता है? ये पब्लिक, वही सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर उसको डिस्कस करने के लिए जिसपे एक्चुअली में डिबेट की ज़रूरत है। स्पीकर जो है वो 3 दिन देता है इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन, एंड देयर इज़ नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है 2 आवर का ये डिस्कशन होता है, एंड अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की जब बात आती है तो पार्लियामेंट के मेंबर्स इस पे डिस्कशन करने को बात करते हैं, है ना। स्पीकर 2 दिन देता है हफ्ते में इस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। कोई फॉर्मल मोशन नहीं है इसके लिए, ना ही इसको वोटिंग के लिए रखा जाता है। ये 1953 से ही है, और एक इम्पोर्टेंट हम मानते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है। देखो स्पेशल मोशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप समझो। अभी तक हमने बहुत से मोशन देखे, वो लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशल मेंशन की जब हम बात करते हैं, स्पेशल मेंशन की जब बात करते हैं, तो ये राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ये राज्यसभा में इससे रिलेटेड मैटर्स को उठाया जाता है, और ये इक्विवेलेंट है प्रोसीजरल डिवाइसेस इन द लोकसभा, जिसको नोटिस मेंशन अंडर रूल 377 के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। जो कि लोकसभा में जो अलग इंस्ट्रूमेंट है, मोशंस हैं, जो राज्यसभा में अवेलेबल नहीं है, तो वो स्पेशल मेंशन के थ्रू लाया जाता है। अब देखो रेजोल्यूशंस क्या होते हैं? रेजोल्यूशंस ना, ये बेसिकली मेंबर्स लाते हैं ताकि हाउस का और गवर्नमेंट का अटेंशन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में हम ला सके, इन पर डिस्कशन जो है वो स्ट्रिक्टली रिलेवेंट होता है ना, एंड विद इन द स्कोप ऑफ द रेजोल्यूशन, यानी कि किससे रिलेटेड रेजोल्यूशन आप लेकर के आए। रेजोल्यूशन तीन कैटेगरीज में होते हैं। पहला प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ये प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? हर वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, वो सब प्राइवेट मेंबर हैं, है ना। एंड ये अल्टरनेटिव फ्राइडेज को ही ये इसमें सेटिंग्स होती है, इस पर डिस्कशन होते हैं, राइट। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इसको मिनिस्टर्स लेकर के आते हैं मंडे थर्सडे को। ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो कि कौन इसको लेकर के आता है। टाइम बिल्कुल भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अदर कोई एग्जाम है जो कि जिसमें ये इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो आप उसके लिए इसको याद कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो ये या तो प्राइवेट मेंबर लेकर के आ सकते हैं या मिनिस्टर लेकर के आ सकते हैं। सो ये इसको स्टैट्यूटरी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ऑलवेज अंडर द परसुएंस ऑफ किसके रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि उसी की छत्रछाया में ये वाले रेजोल्यूशन रहते हैं। अगर हम रिलेशनशिप बताना चाहें रेजोल्यूशन की और मोशन की, तो यूँ समझ लीजिए हर रेजोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन होता है, ठीक है। तो समझो ये मोशन है एक बड़ा सा अम्ब्रेला, उसी के अंदर एक पार्ट है आपके रेजोल्यूशन। यूथ पार्लियामेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ये स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट स्टार्ट की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। इसका ऑब्जेक्टिव था कि यंग जनरेशन को जो है पार्लियामेंट एंड प्रैक्टिस ऑफ द उसके बारे में पता चले, पार्लियामेंट की, एंड स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेंस है, ताकि एक कल्टिवेटिंग कैरेक्टर बना, ठीक है, टॉलरेंस कल्टिवेटिंग कैरेक्टर बने इन द माइंड्स ऑफ द यूथ। नेक्स्ट, स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं, एंड
प्रॉपर पर्सपेक्टिव जनरेट कर सकें फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब इसकी नोडल कौन है? इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब अगले लेसन में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। पार्लियामेंट, यस डेफिनेटली एक बड़ा चैप्टर है और इसको कवर करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, अननेसेसरी कुछ भी नहीं बता रहा और इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ भी नहीं रहा अपन। ठीक है, तो पढ़ते रहो, देखते रहो और इसको जितना हो सके उतना फैलाओ।